हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपने किसी भी टूल को अपनी डायरेक्शन में कट नहीं करना। सही है? आपने इसको हमेशा मूव कर रहे हो, जब भी मूव कर रहे हो तो इसको अपने से दूर वाली डायरेक्शन में मूव करना। सही है? इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी टूल को यूज़ कर रहे हो तो उसपे हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग की ग्रिप बहुत मज़बूत हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सॉ यूज़ कर रहा हूँ और कटिंग करते-करते अचानक बस मेरा हाथ ढीला हो गया। मुझे ध्यान में नहीं है, ग्रिप मेरी नहीं बनी हुई थी। हाथ से सॉ स्लिप हुई और गिरी। अब वो गिरी तो किस पे गिरी, किसको टच होके गिरी, तो सॉ है। वो गिरने से पहले देखेगी तो नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है जिसको भी टच होगी डैमेज कर सकती है। तो हमेशा जब भी आप लोग काम करो तो फ़ोकस के साथ और फुल ग्रिप के साथ काम करना। सही है? देन आप लोग जो भी टूल्स कैरी कर रहे हो वो एक सेफली किसी टूल बॉक्स में कैरी करें। ऐसा नहीं है कि अलग से जा रहे हैं अच्छा ख़ैर लैब में जब परफ़ॉर्म कर रहे होंगे तब तो आप लोगों के पास टूल्स आपकी बेंच पे मौजूद होंगे। वहीं पे काम करके आप लोगों ने जहाँ से उठाया वहीं पे वापस रखने होंगे। मगर एक एक जनरली अगर एक बात करूँ प्रोफ़ेशनली कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ कोई काम करने के लिए, तो मैं सारे टूल्स एक प्रॉपर बैग में लेके जाऊँ और एक ही बैग में लेके आऊँ। ऐसा नहीं है कि 2 मैंने स्क्रू ड्राइवर हाथ में यहाँ पकड़े हुए हैं, मैंने कोई हैमर दूसरे हाथ में वहाँ पकड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। सही है, एक जनरल टूल सेफ्टी है, सब तुम लोग समझदार हो, पता तो होगा क्या बातें कर रहा हूँ। खैर इसके अलावा है कि अगर किसी हाइट पे कभी कोई काम कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो जो नीचे गिर सकती है। जैसे सपोज़ एक बंदा एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 25th 26th फ्लोर पे बैठ के काम कर रहा है और उसके बराबर से अगर कोई स्क्रू ड्राइवर गिर जाए, जो उसने काम के लिए रखा हुआ था और नीचे कोई बंदा खड़ा हो, तो अब बिल्कुल बराबर से तो नहीं गिरा है, 25th फ्लोर से गिरा है, किसी न किसी ग्रेविटी से गिरा होगा, जब जाएगा तो फिर सही वाला लगेगा। तो ख़ैर एक नॉलेज है कि अगर कभी हाइट पे काम कर रहे हो, किसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ से चीज़ गिर के लग सकती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ ना ही गिरे। ए भाई इसमें तो लिखा हुआ है यू कैन किल अ कोवर्कर वाह! बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हुई हैं। ख़ैर जब आप लैब में कभी काम कर रहे होंगे जस्ट सपोज़ आप हैमर यूज़ कर रहे हैं और आपके बराबर वाले आपके ग्रुप पार्टनर ने कहा कि आप मुझे सॉरी ये हैमर पास कर दें और आपने देना है, ज़ाहिर है उसके पास नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको उछाल के या थोड़ा-सा फेंक के नहीं देंगे, प्रॉपर उसे हैंडल टू हैंडल पास करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हैमर गिरेगा, पाँव पे लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, हैमर खुद भी डैमेज हो सकता है। अगर आपको नहीं लगा और आपको लगा तो ज़ाहिर है आपको डैमेज करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। देन कुछ चीज़ें आती हैं कि भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैं किसी मशीनरी पे काम कर रहा हूँ, तो उस मशीनरी की ज़ाहिर है प्रोडक्शन के दौरान कंपनी ने कोई मैनुअल दिया होगा जिसमें मेंशन्ड होगा कि भाई आपने इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर कोई बाइक परचेज़ करता हूँ और मुझे कंपनी के साम मतलब मेरा एग्रीमेंट हुआ, मुझे बाइक मिली तो साथ में एक मैनुअल भी होता है। उसमें मेंशन्ड होता है कि भाई आपने इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो ही आप बचे रहेंगे। बेसिक सी चीज़ें तो ख़ैर बहुत सारी होती हैं, जिसमें आप खुद भी बच सकते हैं और अपनी बाइक भी बचा सकते हैं। तो ख़ैर ये चीज़ें मेंशन्ड है। कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ कुछ सेफ्टी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर मैं वेल्डिंग मशीन पे काम कर रहा हूँ, वेल्डिंग आई होप सबको पता ही होगा मेटल को जोड़ने के लिए हाई वोल्टेजेस पे, हाई करंट पे काम होता है। कैसे होता है वो भी इस लैब में परफ़ॉर्म होगा तो आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। अब वेल्डिंग का नुकसान क्या है? बचपन से हमें बताया गया है कि भाई अगर कभी भी करीब में कोई वेल्डिंग देखो, तो उसकी तरफ मत देखना, उससे दूर देखना। क्यों? क्योंकि जब वो वेल्डिंग हो रही होती है तब वो हाई वोल्टेजेस पे होती है और उससे ऐसी रेज़ एमिट होती हैं जो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है। मतलब सिर्फ़ वो रेडियो एक्टिव रेज़ होंगी जो आपकी आइज़ को डैमेज कर देंगी, तो आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो अगर मैं वही काम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे देखना तो पड़ेगा कि मैं वेल्डिंग कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो इसके लिए सेफ्टी ग्लासेस यूज़ होते हैं, आई वियर यूज़ होता है। देन अगर मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी कहा कभी भी हैमर गिर सकता है या कोई मेटल पीस गिर सकता है, कोई भी चीज़ आपको गिर के डैमेज लग के डैमेज कर सकती है।
तो सबसे आपके पाँव का सबसे नाज़ुक हिस्सा जो होता है ना, वो आपके टोज़ होते हैं या आपकी मतलब टोज़ ही समझ लो, या इसके अलावा जो आपकी करीब-करीब की जो पाँव की बोन्स होती हैं, वो होती हैं। बाकी अगर ज़ाहिर है अपर लेवल पे लगे तो फिर भी ख़ैर है, मगर आपके अगर डायरेक्ट हिट वहाँ लगेगी तो वो बोन्स डैमेज हो सकती हैं। तो उसके लिए सेफ्टी शूज़ होते हैं। देन अगर मैं कटिंग कर रहा था और मैं सॉ से कटिंग कर रहा था, बेध्यानी में भाई गलती में हाथ स्लिप हो गया, हाथ से ही मैंने पीस पकड़ा हुआ था और मैं सॉ से कटिंग कर रहा था, या तो हाथ स्लिप मतलब बेध्यानी में हो गया, या मैं बराबर किसी दोस्त से बात कर रहा था, हाथ तो स्लिप हो गया। अब वो हाथ स्लिप हो के मेरे दूसरे हाथ पे टच हो गई आरी, या सॉ जो है वो मेरे दूसरे हाथ पे टच हो गई। तो अगर ज़ाहिर है ग्लव्स पहने हुए होंगे, सेफ्टी ग्लव्स, तो मेरे हाथ भी बच सकते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने यूज़ करनी होंगी। खैर ये लैब में परफ़ॉर्म करते हुए ये 2-3 चीज़ें तो आपने यूज़ करनी होंगी, जिसमें ये तीनों ही हैं बल्कि। जब आप यहाँ पे किट में हार्डवेयर परफ़ॉर्म करने आएँगे, तब आप अपने साथ ये ग्लासेस या शूज़ जो भी है, अगर आप आएँगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या-क्या इक्विप करना है अ, इस लैब को परफ़ॉर्म करने के लिए। सही है, इसके अलावा आप कोई भी शार्प मटेरियल अपनी जेब में सर लेके नहीं घूमेंगे। हाँ, सर ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये खुद परचेज़ करनी पड़ेंगी? मैंने जब भी कहा कि आप लोग किट में जिस दिन आएँगे तब मैं बता दूँगा कि आपने क्या परचेज़ करना है और क्या किट से मिल जाएगा। ओके सर। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका पॉइंट है वो है हाँ, मैं घर से निकला और यूनिवर्सिटी में भाई किसी दोस्त की बर्थडे थी। अब यूनिवर्सिटी में मुझे छुरी तो मिलेगी नहीं, तब मैं जेब में ऐसे ही छुरी लेके तो यूनिवर्सिटी नहीं आ जाऊँगा ना। ज़ाहिर-सी बात है, मैं उसको किसी कागज़ में लपेटूँगा, देन मैं उसे किसी प्रॉपर शॉपर में डालूँगा, ताकि जब मैं कीट अपने घर से कीट का रास्ता वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, तो किसी भी झटके में या कभी चलते-चलते वो निब जो है छुरी की, वो मेरी बॉडी पे टच होके मुझे कोई भी हार्म ना पहुँचाए। तो इसी तरीके से जब मैं हार्डवेयर पे भी कोई चीज़ काम कर रहा होता हूँ, तो वो स्क्रू ड्राइवर हो गया या मेरा पॉइंटेड प्लास हो गया, तो वो चीज़ें मैं इस तरीके से जेब में लेके नहीं घूमता जो मुझे डैमेज कर सकती हैं। ब्लेड हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये सेलेक्टेड एर्गोनॉमिक भाई सेंसिटिव इक्विपमेंट कहलाते हैं। वो इक्विपमेंट जो जिनकी प्रिसिशन खराब हो सकती है, इनको मिसहैंडल करने से। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे मतलब आपको कोई फ़ोर्सफुली पुश लग सकता है, या आप कंटिन्यूअसली चल ही रहे, तो आप वो चीज़ें अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। जस्ट एग्ज़ाम्पल के मेरे पास मैं अभी फ़िलहाल एज़ अ सेंसिटिव इक्विपमेंट को मैं वर्नियर कैलिपर कह देता हूँ। तो वर्नियर कैलिपर को मैं ऐसे नहीं लेके घूम सकता कि मैंने इसको जेब में ही रखा हुआ है और मुझे 5 किलोमीटर का रास्ता जो है ना वो चलना है, या 5 किलोमीटर तक मुझे काम करते हुए जाना है। तो अगर वो जेब में रहेगा, वो कंटीन्यूअसली मूव होता रहेगा, तो उसमें ज़ीरो एरर ऐड हो सकता है। ज़ीरो एरर ऑब्वियसली सिस्टमैटिक एरर है, जो कि सिस्टम में खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है ऑन द टाइम ऑफ यूज़ या ऑन द टाइम ऑफ मिसहैंडल। सही है, तो ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। देन एक चीज़ होती है कि भाई मैं कोई मशीन यूज़ कर रहा हूँ, या एग्ज़ाम्पल ले लें, ख़ैर ये लड़कियों के लिए तो नहीं होगी, या कभी इन्होंने नोटिस किया हो कि मैं बाइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, और बाइक चलाने वाले बंदे को एहसास हो जाता है कि वो किस गियर में है। सही, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर लेता हूँ, किस गियर में है, और अगर मैं उस गियर में ज़्यादा स्ट्रेस दूँ, तो वो ऑटोमैटिकली मुझे पता होता है कि अब मैंने नेक्स्ट गियर पुट करना है। तो ये एक तरीके का साइन होता है। तो ये साइन आपका रिपिटिटिव स्ट्रेस कह लो, कि सेकंड गियर में अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेरेटर दे दिया, तो मेरी बाइक फुल वाइब्रेट करने लगेगी और वो कहेगी कि भाई मुझे अब नेक्स्ट गियर भी चाहिए, ताकि मैं थोड़ी स्मूथ हो जाऊँ और मैं स्पीड पकड़ सकूँ। तो ये एक तरीके का रिपिटिटिव स्ट्रेस कहलाता है। यही चीज़ें मशीनरी में भी होती है। कि मैं एक ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, मैं हैंड ड्रिल यूज़ कर रहा हूँ। हैंड ड्रिल सबने देखी होगी, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी मेटल पीस में ड्रिलिंग करनी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं दे सकता। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स नहीं दे सकता, बहुत ही फ़ोर्स से उसको ड्रिल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ड्रिल बिट टूट सकती है। तो अब मैंने कितनी फ़ोर्स देनी है, वो मुझे उसी वक़्त उसको यूज़ करते हुए वो स्ट्रेस फ़ील हो रहा होता है। तो मुझे वो स्ट्रेस फ़ील करना है, मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि भाई इस फला पीस पे
मैं कितना स्ट्रेस दूँगा तो मेरा स्क्रू जो मेरी सॉरी ड्रिल मशीन है वो सेफ रहेगी। तो ये चीज़ें हमें खुद डिटेक्ट करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द मशीनरी और अकॉर्डिंग टू द इट्स मैनुअल कि इसमें क्या मेंशन्ड है कि इसको कितना आरपीएम या कितनी स्पीड पे कितनी फ़ोर्स दी जा सकती है। तो ये अगर इससे एक्सीड हो रहा हो तो हमें खुद पता होना चाहिए। तो ये इसके अलावा जो है बस वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि कोई भी चीज़ यूज़ करो वो अच्छी कंडीशन में हो, खराब ना हुई हुई हो या ब्लंट ना हुई हुई हो, बिल्कुल प्रॉपर चीज़ हो। जो यूज़ करनी है वैसी की वैसी हो। और लास्ट चीज़ कि भाई जब भी आप अपना काम पूरा कर लें, तो जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं रखें। ये तो एक जनरल सी एथिकल बात है जो सबको पता है। सही है, इसके अलावा पर्सनल सेफ्टी में आ जाते हैं। अच्छा पर्सनल सेफ्टी में ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ जिसको चलानी आती है वही चलाए या जो चीज़ जिसको यूज़ करनी आती है वही बंदा यूज़ करे। अगर मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलानी है तो ज़ाहिर बात है मैं अगर गाड़ी चलाऊँगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर किसी को बाइक चलानी नहीं आती और वो ऐसे ही बाइक चलाएगा तो वो गिर सकता है। तो इसके लिए एक चीज़ होती है कि भाई आप इक्विपमेंट वही यूज़ करें जिसके लिए आप सस्टेनेबली ट्रेन्ड हैं। मगर ज़ाहिर बात है ये वर्कशॉप लैब है, बेसिक जो आपको लेवल है वो वही चीज़ें करवाई जाएँगी, जिसमें आपको प्रोफ़ेशनल बनाया जाएगा। बेसिक लेवल है सिखाया जाएगा। मगर एक बात है कि अगर पर्सनल सेफ्टी की बात आ जाए कि मुझे नहीं पता कि ड्रिल मशीन कैसे यूज़ करते हैं, उसको चलाने पे क्या खतरा हो सकता है या उसके टूटने पे क्या हो सकता है या ग्राइंडर ले लो कि ग्राइंडर में एक डिस्क पतली-सी डिस्क अगर 3000 आरपीएम वाली गलती से भी मेरे अगर हाथ पे भी टच हो जाए ना तो मेरा हाथ अलग भी हो सकता है। वो इतनी तेज़ होती है और इतनी खतरनाक होती है। सही है? अलग होने से मुराद समझ गए होंगे क्या होता है। तो ये भी हो सकता है तो उसके लिए मुझे सस्टेनेबली ट्रेन्ड होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसको यूज़ करते कैसे हैं? मैंने कभी इसको यूज़ किया हो। क्योंकि उसके लिए हाथ आपने बिल्कुल स्टिल रखना होता है और बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करना होता है। सही है, तो ये उन चीज़ों के लिए, ये छोटी-मोटी चीज़ें कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह के लिए खैर ट्रेन होना ज़रूरी नहीं है, तो कोई भी कर लेता है। मगर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनरी है, उसके लिए ट्रेन होना ज़रूरी है। सही है, ये है वही बात जो मैंने कही, जो 2-3 चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी होंगी, ग्लव्स हो गए मास्क खैर मास्क वाली कहानी तो देखते हैं क्या होता है, मगर ग्लव्स हो गए शूज़ हो गए और ग्लासेस हो गए। ये 2-3 चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं ताकि आपका हाथ स्लिप हो तो ज़ाहिर है ग्लव्स से बच जाए और अगर कोई डस्ट मटीरियल उड़ रहा है या कोई वेव्स हैं स्पार्क्स हैं, उससे आपकी आइज़ बच जाएँ और ऑब्वियसली गिरने से आपके पाँव बच सकें। मेजर जो चीज़ें हैं उनको सेव किया जा सके। सही है और पर्सनल सेफ्टी में भाई ये भी है कि अपने आस-पास की चीज़ों को क्लीन रखें, जो भी काम हो रहा हो वहीं पे सफाई हो प्रॉपर अ, मैं ज़ाहिर है अपने घर में बैठ के अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो जब वो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उस जगह को अगर वो खराब हो गई होती है, तो क्लीन भी करता हूँ ना, जनरल बात है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सही अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लो, पर्सनल सेफ्टी है, ताकि आपको पता हो भाई वो कैसे यूज़ करते हैं या यूज़ होने के दौरान वो क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म कर लेती है और क्या-क्या खतरा उससे हो सकता है। सही है? वही चीज़ यूज़ करो जिसकी ज़रूरत हो, वही मशीन यूज़ करो, तभी यूज़ करो जब वो चलानी आती हो। अगर कोई चीज़ खराब है या कोई चीज़ सही काम नहीं कर रही, मैं ड्रिल मशीन लेके गया, मैं ड्रिल करना चाह रहा हूँ, मैं फुल आरपीएम दे रहा हूँ, मगर वो फुल आरपीएम पे पहुँच नहीं पा रही, तो उसमें ज़ाहिर बात है कोई ना कुछ चीज़ खराबी हुई है। तो उन चीज़ों की हमने रिपोर्ट कर देनी है पहले ही कि भई मैंने ये चीज़ आपसे ली और ये इस चीज़ में ये फला मसला है। अगर खुद ही यूज़ करने लग जाओगे, कंटिन्यू ही करोगे तो कुछ भी खतरा हो सकता है। इक्विपमेंट से ज़्यादा मसला आपका है, कि अगर आपको कोई नुकसान ना हो। सही है? हमें चले इक्विपमेंट की भी खैर है कि इक्विपमेंट में कोई इश्यू हो जाए, कोई मसला नहीं है। मगर आपके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पर्सनल सेफ्टी, कि आप लोग महफूज़ रहें। तो उसके लिए ज़ाहिर है, कोई भी चीज़ खराब चीज़ को अगर आप वही कंटीन्यूअसली यूज़ करने लगोगे, तो वो आपको ही डैमेज देगी। सही है अगर आपके पास मशीन के लिए मतलब मशीन यूज़ करने के भी ऑब्वियसली गार्ड्स होते हैं, चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, तो जो चीज़ें जहाँ से यूज़ हो रही हों, वो वहीं से मतलब जो चीज़ें जहाँ पे यूज़ करने की हों, वहीं यूज़ करो और जब यूज़ हो जाए तो उसको प्रॉपर जगह पे रख दो। अगर कोई काम कर रहे हो तो प्रॉपर फ़ोकस और अटेंशन के साथ करो। मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मेरा अगर कोई दोस्त बात भी कर रहा हो, तो मैं उसको वहीं पे खामोश कराऊँगा कि भाई पहले मुझे मेरा काम कंप्लीट करने दो। खैर यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आने के बाद तो ऐसा नामुमकिन ही हो जाता है
क्योंकि बात किए बगैर तो कोई रह नहीं सकता। मगर फिर भी ये हार्डवेयर की बात है, सेफ्टी की बात है, तो आप लोगों को खुद इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सही है? फिर वही बात रिपीट हो रही है कि आपने प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है। अगर आपके ज़ाहिर है लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, तो आप लोगों ने अपने बालों का भी ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई चीज़ ऑपरेट करवाई जा रही है, तो कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी वक़्त कहीं पे भी खतरा दे सकती है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि भाई मैं किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकता हूँ। सही है। ये तो ख़ैर छोड़ दो, ये क्लीनिंग वग़ैरह तो ख़ैर आप लोगों का काम नहीं है, मशीनरी वग़ैरह। मगर एक बात कही जाती है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ें क्लीन करनी हो, तो आप लोगों ने कंप्रेस्ड एयर के साथ यूज़ करनी है। मतलब उसमें कोई भी मिलावट वग़ैरह नहीं हुई हुई हो और क्लीन एयर के साथ वो कहते हैं ना एक प्रेशर क्लीनिंग जो होती है, उस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। और इन द एंड बस वही अगर कोई भी गड़बड़ है, कोई भी आप लोगों को खतरा दिख रहा है, कोई भी मुश्किल दिख रही है या किसी चीज़ में मसला है, तो आप लोगों ने रिपोर्ट करना है। खुद से आके दूसरा इक्विपमेंट उठा के शुरू नहीं हो जाना। भाई एग्ज़ाम्पल लो कि मैंने मेरे सामने मुख्तलिफ ड्रिल मशीन पड़ी हुई थी, मैंने हर एक ग्रुप को एक-एक ड्रिल मशीन दे दी। अब एक ग्रुप ने काम करना शुरू किया तो पता चला भाई जो भी मैंने ड्रिल मशीन में मसला बताया वही वाला आ रहा है। वो आया चुपचाप उसने अपनी वाली ड्रिल मशीन रखी, दूसरी वाली उठा के ले गया। अब वो ले तो गया, उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आया और जो पिछली वाली जिस बंदे ने ड्रिल मशीन रखी ना खराब वाली, वो ले गया। अब उसने उसको जैसे ही कनेक्ट किया, ऑपरेट करना शुरू किया, वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई और मसला हो गया। तो अब इस मसले से बचने का सबसे आसान हल क्या था कि पिछला जो ग्रुप जो चुपचाप रख के चला गया, वो पहले ही रिपोर्ट कर देता। तो हम उस इक्विपमेंट को पहले ही साइड पे कर देते कि भाई ये रिस्की है, इसको यूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ें ख़ैर आप लोगों ने ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड तो करेंगे मगर हम एक-एक इक्विपमेंट रोज़-रोज़ डेली चेक तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर-सी बात है। वो आप लोग ऑपरेट करेंगे तो कोई भी इश्यू हो, कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने बता देना। ख़ैर आज के लिए अब बस यही है। हाँ, जो मैंने ऊपर इक्विपमेंट्स बताए हैं, टूल्स बताए हैं, वो ज़ाहिर बात है जब आप लोग इस लैब के बाद आप लोगों के पास पूरा दिन बच गया, तो आप लोग एक-एक चीज़ को अलग-अलग गूगल करके इसकी इमेजेस देख सकते हैं। मैं भी दिखाता, मैं भी ज़ाहिर है आप लोगों को गूगल करके ही दिखाऊँगा। तो आप लोग गूगल करके ये इमेजेस देख सकते हैं, अगर कोई इमेज में किसी भी पार्ट में कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कि भाई मैंने डिवाइडर के तौर पर सर्च कर लिया, कोई अजीब-सी चीज़ निकल के आ गई, तो वो क्या है, क्या नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूँगा, उसको कोई इश्यू नहीं है। तो तब तक के लिए यहाँ तक के लिए कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? सर 11:40 मतलब जो क्लास है वो होंगी हुँ। लैब 11:40 से है। भाई अभी हुए हैं 10:40। नहीं सही है? हमारी क्लास ये आप मतलब उसकी आपकी वो आपकी क्लास होगी 4th सेशन में जो कि 11:40 पे शुरू होता है। सर हुँ। हाँ सर, ये जो सबसे पहले जो ना क्लास ली थी मैम ने, उसमें मैं 2 मिनट लेट आया था। हाँ, वो तो नेट इशू था थोड़ा। अटेंडेंस लगा दी थी। तो हाँ, नहीं अटेंडेंस मैंने इधर जो है ना लिखी नहीं थी, लिख मैं देते। चैट में। भाई चैट में जिसकी अटेंडेंस होगी उसकी अटेंडेंस काउंट होगी क्योंकि हमारे पास एक रिटन प्रूफ होता है कि भाई इन बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। तो सर मुझे पता है। बेहतर ये है कि पहले सबसे पहला तो टाइम का ध्यान रखा करो। अगर मैं 9 बजे कह रहा हूँ, तो मैं लेट हो सकता हूँ, आप लोगों ने लेट नहीं होना। अगर मैंने 9 बजे का कहा है तो आप लोगों के पास लिंक है, एटलीस्ट मेरी आईडी के लिए आप लोग के पास लिंक है। आप लोग पहले से उसमें जॉइन होके बैठ सकते हैं। मैं जब मीटिंग स्टार्ट करूँगा आप लोग ऐड हो जाएँगे। तो अटेंडेंस आप लोगों ने उसमें लाज़मी मार्क करनी है, वो मैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे वो अटेंडेंस काउंट नहीं कर सकता, वो मेरे लिए भी मजबूरी है। क्योंकि मुझे आगे ये शो करवाना होता है कि भाई ये मेरे पास स्टूडेंट्स ने आईडी मार्क की थी, तो ये उनकी अटेंडेंस है। सर हुँ। ये आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब किस स्पीड से घूम रहा है, कितनी रोटेशन माने घूमना और पर मिनट माने 1 मिनट में उसकी कितनी रोटेशंस है। तो वो 1 मिनट में 3000 या 5000 उसकी रोटेशंस होती हैं। मतलब इतनी दफ़ा वो घूमता है। 1 मिनट में वो 3000 दफ़ा घूम लेगा। अब खुद हिसाब लगा लो कि अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 1 सेकंड में वो कितना तेज़ घूमा। एग्ज़ाम्पल है एक। वो उसके आरपीएम होते हैं, स्पीड मेजरिंग एक एक चीज़ होती है। वो बता रहा होता है कि भाई ये सर कितनी स्पीड से चल रहा है। हुँ।
सर जैसे ही हमें यूज करना सिखाएंगे सारे टूल्स, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नट बोल्ट वगैरह टाइट कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, तो मतलब उसको ओपन करने का तरीका तो ये भी बताएंगे उसमें। सब कुछ बताया जाएगा। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मुझे इजाज़त मिली होती ना, तो मैं ये वाली पहली लैब भी आप लोगों को यहाँ नहीं बताता, ऑनलाइन नहीं करवाता, क्योंकि मैं इसके खिलाफ ही था। मगर ज़ाहिर बात है अब हमें कहा गया है तो मैं करवाऊँगा तो सही। क्योंकि ये चीज़ें देखो मैंने बता तो दी, अब तुम लोगों ने एज़ अ लेक्चर सुन तो ली, मगर अब भी तुम्हें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तुम कहोगे यार ये चीज़ का नाम तो लिखा हुआ है मगर ये है क्या? क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ को जब तक मैं सामने अपने हाथ के सामने देखता नहीं हूँ या फ़ील नहीं करता या इसको चलते हुए नहीं देखता ना, तब तक मुझे वो चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आती। अब इसमें मैं तुम्हें अगर यहाँ के पहला मैनुअल मैंने खोला हुआ है ना, अगर मैं आगे के मैनुअल्स तुम्हें शो करूँ, तो वो मशीनरी पर है। मतलब मैंने लेथ मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, या मैंने अपनी शेपर मशीन कैसे यूज़ करनी है, या अ, एक और कौन-सी इसकी बेंडिंग वाली एक मशीन है, वो मैंने कैसे यूज़ करनी है। तो वो मशीनें ज़ाहिर बात है मैं यहाँ पे तो तुम्हें खोल के इमेज खोल के चीज़ें बता दूँगा, भाई ये वाले पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है, यहाँ पे ऐसे पीस रखोगे, मशीन को स्पीड से चलाओगे, यहाँ से करोगे, ये करोगे तो वो होगा। मगर ज़बानी कहने के लिए समझ में आ रहा है। जब कल को मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन समझा के अगले दिन मशीन पे खड़ा कर दूँ, बोलूँ हाँ भाई जो मैंने बताया था वो बताओ क्या है? तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने वो चीज़ देखी नहीं है और तुमने उसको चलते हुए नहीं देखा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तुम्हें डिफाइन की ना, जितने भी नाम लिए, जितनी भी चीज़ों के नाम लिए, वो सारी चीज़ें हम तुम्हें किट में आने के बाद हर एक को इंडिविजुअली परफॉर्म करवाएँगे, तो उसका कोई मसला नहीं है। अब वो किट जब भी खुले, भाई लास्ट में क्या हुआ था कि जो पिछला सेमेस्टर जो पिछला साल जो था ना, आप लोगों का 2021 का इंटेक है ना, तो इससे पिछला तो 2020 का इंटेक। अब उनकी भी इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप होती थी। अब पैंडेमिक आप सबको पता है कि फ़ेब के मिड से शुरू हो गया था। फ़ेब के मिड से सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बंद हो गए थे। तो इनकी लैब जि मतलब इनकी जि लैब जितनी हुई थी ना, मतलब इनकी 6 या 7 लैब्स हुई थी कीट में वर्कशॉप की। बाकी की सारी लैब्स होल्ड पे डाल दी गई थी। वो इनको ऑनलाइन नहीं पढ़ाई गई। 8 से लेके 13 तक जो आपकी 5 या 6 लैब्स जो होती है ना, वो वापस सितंबर में कीट खास इनके लिए खोली गई। इनको वो लैब्स करवाई गई हार्डवेयर पे, एंड देन उनकी मार्किंग की गई थी मैनुअल्स में। तो इसकी आप लोग टेंशन नहीं लो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हार्डवेयर पे होगी, वर्कशॉप में ही इंशाल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वहीं हो, ये ऑनलाइन नहीं होगी, क्योंकि इसको समझना मुश्किल है। सही है? ओके सर। अच्छा भाई, और किसी को कोई इश्यू इस लैब से रिलेटेड? अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर नो दूँ सर। कि आप लोगों के पास एलएमएस का एक्सेस होगा। अगर किसी के पास एलएमएस का एक्सेस नहीं है, तो ओरिएंटेशन के टाइम पे हमारे एकेडमिक ऑफिसर ने, तारिक महमूद ने अपना ईमेल एड्रेस दिया था। आप लोग उस पे ईमेल कर सकते हैं। अगर वो ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, तो मुझे ख़ैर एक लड़के ने भी मेंशन किया, तो मैं ख़ैर उसे बता दूँगा कि रिप्लाई कर दे। तो एलएमएस आप लोगों का सबका ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे इन लेक्चर्स की वीडियोज़ अपलोड होंगी। वहीं पे मैं ये मैनुअल्स भी अपलोड करूँगा, और वहीं पे आप लोगों ने मैनुअल सबमिट भी करना होगा। सही है? अब जब मैं आप लोग एलएमएस खोलेंगे ना, तो वहाँ पे कोर्स करके कुछ लिखा हुआ था, मुझे इसका नाम याद नहीं, खैर कोर्स करके लिखा हुआ होगा कुछ, आप उसमें एंटर होंगे तो आपके पास वीकली डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। मतलब वीक्स बने हुए होंगे एक तरीके से। जब से आपकी यूनिवर्सिटी ऑन हुई, मतलब 11 तारीख से फला तारीख तक एक वीक बना हुआ होगा। उसमें आपके पास कुछ फाइल्स मेंशन्ड होंगी। अब उस फाइल में ये मैनुअल भी होगा, उसी फाइल में यहाँ पे लिंक भी गिवन होगा, और एक फाइल होगी जिसमें असाइनमेंट की तरह एक हाथ बना हुआ होगा, उसके ऊपर एक पेपर बना हुआ होगा। मैं आपको दिखा दूँगा कैसा होता है वो। तो उसमें जाके आप लोगों ने ये जो भी मैं मैनुअल्स दूँगा ना, उनको सॉफ्ट कॉपी में फिल करके पीडीएफ बना के वहाँ पे भेजना होगा, बस अपलोड करना होगा। इतना सा काम होगा। सर ओके सर सर। अभी तक जो जो क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं एलएमएस पर अपलोड हुए। हाँ, तो आ जाएँगे, टीचर भी इंसान है, एक तो तुम लोग जो है ना जज़्बाती हो जाते हो। देखो हम भी इंसान हैं। मैं अभी ये तुमसे लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसको सिर्फ़ ज़ूम से मेरे पीसी में कन्वर्ट होने में 15 मिनट लगे थे। अब ये 15 मिनट में मेरे पीसी में आएगा, फिर मैं इसे अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, फिर यूट्यूब से लिंक निकाल के एलएमएस पे जाऊँगा। तो इस टाइम तो लगता है।
अब इस क्लासेस के अलावा भी हम लोग और काम कर रहे होते हैं कीट से रिलेटेड, तो हर किसी को अपना अपना टाइम लगता है। सॉरी। ओके सर, सॉरी सर, वो असल में प्रोसेस नहीं पता था मुझे, इस वजह से। हाँ तो खैर है, टेंशन नहीं है, अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मगर थोड़ा ध्यान रखा करो कि हो जाएगा। अच्छा, ये लैब सबमिट कराने का भी मैं जब तुम ऑप्शन दूंगा ना, उस ऑप्शन में जब एंटर होगे तो वहाँ पे डेडलाइंस मेंशन्ड होती हैं कि इस डेडलाइन से पहले पहले तुम लोगों ने लैब सबमिट करानी है, या कोई असाइनमेंट है, क्विज है, कुछ भी है, तो वो डेडलाइन मीट करने की कोशिश लाजमी करना। डेडलाइन से एक्सीड करोगे तो ज़ाहिर पेनल्टीज होती हैं मार्क्स की सूरत में, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि जस्ट सपोज ये आप लोग की ईपी की लैब है, तो ईपी की लैब में मेरे पास ये एक स्टार्टिंग पेज है शुरू का। सही है, इसको फिल कैसे करना है? इसको फिल करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है, तो वो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो सेमेस्टर में आप लोग ये मत लिखना कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। सेमेस्टर से मुराद कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है और कौन सा बैच है। तो आप लोग का जो ईयर चल रहा है वो स्प्रिंग है, और 21 का आपका बैच है, तो आप लोगों ने ये लिखना है। अब लिख दिया तो इसको लिखना भी ऐसे ही ढंग से है कि जैसा था वैसा ही वापस वहीं आ जाए। सही है, मतलब जो प्लेसमेंट्स दी गई थी, जस्ट सपोज ये मेरी प्लेसमेंट थी। सही, अब अगर मैं इसमें SP21 लिखता हूँ तो ये खुद देखो, ये एक जब भी मैंने पहले लिखा था तो ये पूरा उठ के या नीचे चला गया था, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसी प्लेसमेंट दी गई है वैसी ही एथिकली मुझे फिल करके आप लोगों ने देनी है। तो यहाँ पे अपना मेंशन करो कि कौन सा सेमेस्टर है, SP21 है, चाहे SP21 ही है। फिर आप लोगों का नाम, अब अगर मैंने सपोज अपना यहाँ पे नाम लिखा, ये देखो ना, ये पूरी ये लाइन उठ के नीचे चली गई, तो ये नीचे नहीं जानी चाहिए। सही है, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो, अभी से सीखोगे तो बात के लिए अच्छी रहेगा। तो ये मैंने अपना नाम यहाँ लिख दिया, अब बेशक नीचे से अंडरलाइन हट जाए, अंडरलाइन लगाने का भी तरीका है। चाहे मैं भी यहाँ पे वर्ड सिखाने नहीं बैठा हूँ, तो ये खुद से देख लेना, ये अंडरलाइन लग गया। तो ये प्रॉपर नाम मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में आप लोगों को मैं लैब प्रोवाइड करूंगा, मगर फील्ड। सही है, स्टूडेंट आईडी मैंने अपनी लिख दी, जो भी मेरी आईडी है। ये 3 चीजें आप लोगों ने फिल करनी है बस, ये सेमेस्टर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी। ये आपने नहीं लिखना, डेट लिखना मेरा काम है, सिग्नेचर करना मेरा काम है, कमेंट्स देना मेरा काम है, और यहाँ पे मार्क्स डालना भी मेरा काम है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये 3 चीजें फिल करनी होंगी, एंड देन जो भी आप लोगों का नीचे लैब टास्क गिवन है, जो अभी यहाँ पे मेंशन था, वो आप लोगों ने अपना लैब टास्क यहाँ पे फिल कर देना। अब लैब टास्क यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया, और मैंने यहाँ से जो भी लिखना था वो मैंने सब लिखा के ओन वर्ड्स में सबमिट कर दिया। इमेजेस हैं या रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो भी है वो मैं इसके नीचे दे सकता हूँ। एक दफा ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, मैंने इसको सेव करना है PDF में, एंड देन मैंने कर देना है अपलोड। क्लियर है ये सारी बात? तो सर, जैसे ये डॉक्यूमेंट आपने खोला हुआ है तो ये हमें मिलेगा, जाहिर सी मतलब बात है, LMS? मैं नहीं दूंगा तो तुम फिल कैसे करोगे? यस सर। सोचने वाली बात है। सही है भाई, और कोई क्वेरी? सर आज नो और सर। कोई तो बोलो। आज और कोई लैब तो नहीं है ना? नहीं, अच्छा, इसके अलावा तुम लोग की कौन कौन सी है? EP है, वर्कशॉप है, और ICP है, बस। LCA भी सर होगी ना? आईसीपी कल है। नहीं, LCA भी नहीं, लैब्स के नाम पूछ रहा हूँ, LCA भी है ना तुम्हारी? देखो, वर्कशॉप की लैब दोबारा नहीं होगी जब तक कीट नहीं खुलती। वर्कशॉप की लैब होगी अब जब कीट खुलेगी, और जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल पे फॉलो होगी। अगर कोई नया शेड्यूल बनता है तो वो भी मैं बता दूंगा, अगर पुराना ही शेड्यूल फॉलो हो रहा है तो वो भी बता दूंगा। EP की लैब हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको सिमुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कीट खुलेगी तो वो तब की तब देखी जाएगी, वरना जब तक EP की लैब ऑनलाइन हो रही है तब तब वो वेनेसडे को 9 बजे होगी, ये याद रखना। मंडे को आप लोग फारिग हो गए शुरू के 3 में, वेनेसडे को सारे एक साथ स्टार्टिंग के 3 में आके EP की लैब कंडक्ट करेंगे, और अटेंडेंस मार्क करेंगे लाजमी, ये याद रखना। सही है? सर हमारी एलसीए की लैब नहीं है सेमेस्टर किसकी में। नहीं है? एलसीए की नहीं है। या मुझे तो दिख रही है, कैसे नहीं है? सर है सर। जुम्मे वाले दिन, अभी तो मैंने शेड्यूल खोला था, जुम्मे वाले दिन शुरू के 3 सेशन में तुम्हारी ये LCA की लैब है, दिख रही है?
जुनैद एंड उस्मान? जी सर, फ्राइडे को है। हाँ, तो यस सर। अब वो फ्राइडे को कंडक्ट करते हैं, कब करते हैं वो इनकी मर्जी है। खैर ऑनलाइन में तुम लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी टाइम पे लैब नहीं ले सकें, मगर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरा टाइमिंग 8:40 से लेके 11:30 तक है, तो इस टाइम के बीच में मैं कभी भी लैब ले सकता हूँ, मगर लैब लेने से पहले काफी देर पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं फला टाइम पे लैब लूंगा। तो ये वाले 3 स्लॉट्स तो मेरे ही हैं। अब मैं इसमें किस टाइम पे आके लेक्चर दूँ वो मेरे ऊपर है। तो बस तुम्हें ये कोऑपरेट करना होगा कि भाई इस टाइम पे तुम लोग अवेलेबल हो और अपनी ओके सर। अटेंडेंस अपने टाइम पे मार्क करो। सही है, ये वाली की टेंशन छोड़ दो अभी वर्कशॉप, इसको बाद में देखेंगे जब किट खुलेगी। ईपी की तुम्हारी दोनों लैब्स वेडनेसडे को 9 बजे होंगी। सही है, आईसीपी के लिए जो तुम्हारे सर अरसलान है वो कल बता देंगे कि मैं किस टाइम पे ले रहा हूँ। होगी खैर इसी टाइमिंग के बीच में तुम्हारी 5, 6, 7 में ही, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये एक चीज का ध्यान रखो, ये टाइम शायद गलत लिखा हुआ है। हाँ, ये टाइम गलत लिखा हुआ है। ये टाइम को छोड़ो, ये वाला टाइम फॉलो करना 5, 6, 7 के लिए। ये 12:40 से लेके 1:30 होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ। देन 1:40 2:30 और 2:40 और 3:30 हो जाता है। सही है। तो सर ये यस सर। ठीक है सर। करेक्ट करके हमें ग्रुप में सेंड कर दी है अगर बस हो गया पीडीएफ। करेक्ट। ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट खुद कर लो यार। भाई ये टाइम होना चाहिए, जेन्युइन टाइम ये है 12:40। भाई शेड्यूल कैसे चलता है? 8:40 से 9:30 50 मिनट्स का एक सेशन है, 10 मिनट का ब्रेक, फिर देन 50 मिनट्स का एक सेशन, फिर 10:30 टू 10:40 फिर 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट्स का सेशन। तो ये लाइन से चलता रहता है जब तक 3:30 नहीं हो जाता। सही है, बाकी सब जगह तो तुम्हारा टाइमिंग सही है ना। बस ये टाइमिंग उठा के मैंने यहाँ पे रख देनी है, ये सर मैं यहाँ पे गलत यस लिखी हुई सर। थी बस। तो बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है यार। 12:30 बजे बाद आईसीपी, 12:30 से लेके 3:30 में आईसीपी ले लेगा अरसलान कभी भी, वो बता देंगे तुम्हें। सही है भाई, क्लियर है सारी चीजें? यस सर। यस सर। और कोई भी इशू नहीं है? नो सर। नो सर। चलो भाई, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप का बस ये ध्यान रखना कि ये इंटरटेनमेंट ग्रुप नहीं है, तो मैं कुछ रूल्स अपने पहले से बना चुका हूँ, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ ये है कि ज़ाहिर है तुम लोग सारे नए हो, सवाल उठेंगे, टेंशन्स होंगी, तो तुम उसको हल करने के लिए अपना एक छोटा सा अलग ग्रुप बना सकते हो। अपना SP21 का अलग अलग ग्रुप बना लो, सारे बच्चे एक साथ उसके अंदर ऐड हो जाओ। कभी किसी को कोई टेंशन हो और मसला डिस्कस करना हो और चाह रहे हो कि टीचर के सामने ना हो, तो वहां कर लो, क्योंकि हर टीचर तो अपना सर ग्रुप वो बनाएगा। हमारा हाँ बस सही है ना, क्योंकि हमारा काम क्या है भाई, हमारे मेरी आई है, तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर मेरे साथ खत्म होगा ईपी का, मैंने वो ग्रुप हटा देना है, तो तुम्हारे पास तो एटलीस्ट तुम लोग का खुद का ग्रुप होना चाहिए जिसमें तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो। सही है भाई, तो आज के लिए आई थिंक काफी था। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।